हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 जीबीएसई की साइंस की लेसन नंबर 10 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट पार्ट 2। When any bill to amend the constituents is present in any house of the parliament, it has been passed by the majority number of the members of the house and by the two-third of the members present and the voting. जब भी बिल पास होता है कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी नंबर के वोट मिलने चाहिए वो बिल को पास होने के लिए, या फिर टू थर्ड जो मेंबर होते हैं उनके टू थर्ड जो भी करेंगे उतना वोटिंग मिलना चाहिए. इफ अ बिल पर्टेन्स टू एनी मैटर रिलेटेड टू द सेंटर और द स्टेट, इट रिक्वायर परमिशन ऑफ द मोर देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. अगर वो जो बिल है वो सेंट्रल या स्टेट से रिलेटेड मैटर पे हो तो फिर उसके लिए परमिशन चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट की होती है, हाफ ऑफ द वोट उनके भी लगेंगे. दिस बिल्स ऑल्सो गोज थ्रू द सेम प्रोसीजर बाय द ऑर्डिनरी बिल्स. और जो हम लोगों ने बिल की प्रोसीजर आगे देखी उसी हिसाब से ये बिल की भी वही सेम प्रोसीजर होती है. सी देखते हैं प्रोसीजर सब्जेक्टेड टू द मनी बिल. मनी बिल की क्या प्रोसीजर है उसके बारे में देखते हैं. वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. जब बिल जो है मनी बिल है कि नहीं है ये डिसाइड करने का काम लोकसभा के स्पीकर का है. और बिल कंटेनिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द बजट और द फाइनेंशियल मैटर इज कॉल्ड द मनी बिल. जो बिल के अंदर बजट या फिर फाइनेंशियल मैटर हो कंट्रीज़ के तो उसको मनी बिल बोलते हैं. द बजट ऑफ द सेंटर इज प्रेजेंटेड अराउंड 28 फरवरी इन लोकसभा मोस्टली बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. बजट जो होता है वो हर साल 28 फरवरी को लोकसभा के द्वारा पब्लिश होता है, प्रेजेंट होता है. ऑल द मनी बिल्स आर फर्स्ट प्रेजेंट इन द लोकसभा विच पास थ्रू द फॉलोइंग प्रोसीजर. मनी बिल को सबसे पहले लोकसभा के अंदर पास किया जाता है और उसकी कुछ नीचे बताई हुई प्रोसीजर है. द प्रिलिमिनरी डिस्कशन इज कैरिड आउट मनी बिल प्रेजेंटेड इन द लोकसभा. पहले एक डिस्कशन किया जाता है मनी बिल के बारे में लोकसभा के अंदर. द एक्सपेंस मेंशंस इन द बजट्स आर डिस्कस्ड अपॉन. जो भी एक्सपेंस है उसके बारे में बातचीत की जाती है. द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट ऑल द न्यूमेरिकल डिटेल्स ऑफ द बजट इन पार्लियामेंट. और यहाँ पे मिनिस्टर जो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर वो यहाँ पे पूरी डिटेलिंग शो करते हैं कि ये खर्चा इसका है, ये यहाँ से आया है, इसका हम लोगों ने ये एक्सपेंस किया है. All the ministers like agriculture, science, defense, trade, business and the human resources department put forth their demand in front of Lok Sabha and then voting is carried out to get a permission demand. और सारे जो मिनिस्टर होते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर के, साइंस के, डिफेंस के, ट्रेड बिजनेस के, ह्यूमन रिसोर्स के, ये सारे डिपार्टमेंट के डिमांड रखते हैं लोकसभा के सामने और फिर वोटिंग होती है उनकी परमिशन के लिए. सोर्स ऑफ द इनकम एंड द टैक्सेस आर सेपरेटेड प्रेजेंट इन बजट. बजट के अंदर इनकम और टैक्सेस अलग अलग लिस्ट आउट किए होते हैं, अलग अलग बॉक्स में बनाए होते हैं, अलग अलग कॉलम में दिखाए होते हैं. बोथ आर टू बी सेपरेटेड अप्रूवल और दोनों का अलग अलग अप्रूवल चाहिए होता है. द बिल अप्रूव इन लोकसभा फर्स्ट इज सेंड टू द राज्यसभा फॉर द रिकमेंडेशन. जो बिल लोकसभा में अप्रूव हो गया है तो पहले उसको राज्यसभा में भेजा जाता है. राज्यसभा के सारे मेंबर्स उसे पास कर ले या फिर 2/3 मेजॉरिटी वोट मिले तो फिर दोनों में पास हुआ है ऐसा माना जाता है. द राज्यसभा हैज़ टू रिटर्न इट टू द लोकसभा विद द नेसेसरी रिकमेंडेशन विद इन द 14 डेज. अगर राज्यसभा को लगे कि कुछ गड़बड़ है इसके अंदर तो 14 डेज तक वो डायरेक्टली मना नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन 14 डेज तक वो अपने पास रख सकते हैं. या तो फिर वो बोल सकते हैं, उनको रिकमेंडेड कर सकते हैं लोकसभा को कि यार प्लीज़ आप इसके अंदर थोड़े चेंजेस लाइए. लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द टोटल्स और द पार्शियल रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा. राज्यसभा का जो रिकमेंडेशंस है वो लोकसभा के हाथ में है. एक्चुअली लोकसभा का ही ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस और पावर में आ गया कि लोकसभा अपनी मनमानी मनी मैटर थिंग्स में चला सकती है, मनी बिल के अंदर चला सकती है, फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स में चला सकती है. और लोकसभा चाहे तो यहाँ पे राज्यसभा के जो रिकमेंडेशन है उसको मान्य करार दे सकती है या फिर वो चाहे तो उसका एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती. And if the money bill is not returned to the Lok Sabha within the 14 days by the Rajya Sabha, the bill is considered to have to pass by the Rajya Sabha. अगर आने वाले 14 दिनों में राज्यसभा ने वो बिल को रिटर्न नहीं किया तो उसका मतलब ये हो गया है कि राज्यसभा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है. If the Lok Sabha accept the recommendation of the Rajya Sabha, the bill is considered to have a pass by the both the houses of parliament. अगर राज्यसभा वो रिकमेंडेशंस के ऊपर लोकसभा उसके अंदर चेंजेस लाती है तो वापस से वही सेम प्रोसीजर होती है, दोनों हाउसेस की अप्रूवल चाहिए होती है. बट इफ़ द लोकसभा रिजेक्ट the recommendation of the Rajya Sabha and bill is again passed in the Lok Sabha. अगर राज्यसभा का जो रिकमेंडेशन है लोकसभा रिजेक्ट कर देती है तो बिल लोकसभा के अंदर वापस से पास किया जाता है. एंड मनी इज डिमांडेड टू हैव पास बाय द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. और जो भी मनी बिल है वो दोनों हाउसेस के अंदर पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है. हैंस इन द मैटर ऑफ मनी बिल राज्यसभा हैज़ लिमिटेड पावर. सो मनी बिल के अंदर देखने जाएंगे तो मैंने अभी बताया आपको लोकसभा के पावर ज़्यादा है. After the money bill is passed by both the houses of parliament, it's sent to the president for his assent. दोनों हाउस में परमिशन मिलने के बाद प्रेसिडेंट की
सम्मति के लिए, उनकी सिग्नेचर के लिए, उनके अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। एंड द प्रेसिडेंट हैज़ टू साइन द मनी बिल। इफ़ द बजट इज़ नॉट पास इन द हाउस देन द गवर्नमेंट हैज़ टू रिज़ाइन। प्रेसिडेंट चाहे तो मनी बिल को पास करके उसे लॉ बना सकते हैं, उसे अप्रूवल कर सकते हैं। एंड इफ़ द बजट इज़ नॉट पास इन द हाउस देन द गवर्नमेंट हैज़ टू रिज़ाइन। अगर बजट पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ेगा। Apart from this, in both the houses of parliament, the social, economic, political, defense, foreign matters are discussed. दोनों हाउस के पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिफेंस, फॉरेन। द लोकसभा मॉनिटर एंड कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव। लोकसभा सारे एग्जीक्यूटिव्स के जो फंक्शंस होते हैं, जो भी टास्क होते हैं, उनको मॉनिटर करने का काम, कंट्रोल करने का काम करते हैं। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स एंड देन ब्यूरोक्रेट्स, इट इज़ वर्क ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स टू सी दैट द फंड्स ऑफ द पब्लिक्स आर यूटिलाइज प्रॉपरली। यहाँ पे देखने जाएंगे तो लोकसभा मॉनिटर करती रहती है सबके फंक्शंस को, और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, जो पब्लिक के पैसे आते हैं वो सही से यूज़ तो हो रहे हैं वो देखने का काम होता है। लोकसभा हैज़ अ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द यूज़ ऑफ पब्लिक फंड। लोकसभा डायरेक्टली पब्लिक फंड को एक्सेस कर सकती है, यूज़ कर सकती है। विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, नो न्यू टैक्सेस कैन बी लिवाइज और एनी इम्प्रूवमेंट इन एन एग्जिस्टिंग टैक्स कैन बी डन। देखने जाएंगे तो पार्लियामेंट्री के हाउस के बिना कॉन्सेंट के, उनकी परमिशन के बिना कोई भी नए टैक्सेस लिवाइज नहीं किए जाएंगे, ना टैक्सेस में कोई चेंजेस लाया जाएगा। द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर कॉल्ड कस्टोडियन ऑफ द पब्लिक फंड्स एज इट्स कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट के दोनों हाउस को पब्लिक फंड्स का कस्टोडियन, मतलब जो रखवाला होता है, वो माना जाता है, क्योंकि वो उसके एग्जीक्यूशंस पे फंक्शनिंग करते हैं, मतलब उनका काम होता है ये इसका एग्जीक्यूशंस पे कंट्रोल लाना। बिसाइड दिस द पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू रिमूव प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट्स एज वेल एज द हाई कोर्ट, chief elections commissions and the auditors generals and then attorney generals under the charge of the proven misbehavior or inefficient or the violation of the constituents through the process of impeachment. लोकसभा और राज्यसभा इम्पीचमेंट कोड यूज़ करके किसी भी बॉडी को मिसबिहेवियर के बेसिस पर या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में उनके इनएफिशिएंस की वजह से ऐसे रीजंस दे के या तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर हाई कोर्ट के जज, चीफ इलेक्शन कमीशन या फिर ऑडिटर जनरल या फिर अटॉर्नी जनरल को रिमूव कर सकते हैं। लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल देखते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली देखते हैं फर्स्ट। ईच स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेटर एंड द कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट की अपनी अपनी लेजिस्लेचर होती है जो लॉ बनाने का काम करती है, जिसको ऐसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ द लोअर हाउस, जिसको हम लोग लोकसभा बोलते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल देखते हैं। अदर हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेटिव इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। कहीं कहीं पे स्टेट में सिर्फ एक ही होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, और किसी किसी स्टेट में दोनों होती है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल। जो दूसरा हाउसेज होता है उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, जैसे कि बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसे बड़े बड़े स्टेट में दो हाउसेज होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपर हाउस बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस बोलते हैं। गुजरात के पास डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब हमारे पास अपर हाउस नहीं है, गुजरात के अंदर अपर हाउस नहीं है। Various state different member of the legislative assembly as per the provision in the constitution. The minimum number of member of the legislative is 60 and maximum number is 500. legislative assembly अंदर मेंबर कितने हैं उसके बारे में जानकारी दे रहा है। 60 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 500। अगर गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करें तो एट प्रेजेंट 182 मेंबर्स हैं। क्वालिफिकेशन और मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव देखेंगे कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। एक तो वो सिटीज़न होने चाहिए इंडिया के, 25 या उनके ज़्यादा साल वाले होने चाहिए, अनसाउंड माइंड, पागल नहीं होने चाहिए, इंसॉल्वेंट या फिर क्रिमिनल नहीं होने चाहिए। सो ये बेसिस होंगे तो आप फिर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स बन पाओगे। टाइम पीरियड देखेंगे। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट अ परमानेंट हाउस, इट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ अ 5 ईयर। ये कोई परमानेंट हाउस नहीं है, लेकिन ये 5 साल तक बैठ सकते हैं इलेक्शंस की ड्यूरेशंस में अपने कामकाज को चलाने के लिए। आफ्टर द गिवन पीरियड्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व, टाइम के बाद वो लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। इन अनयूजुअल सिचुएशन वेयर इज द गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड, और इफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी फॉर्म देन द गवर्नमेंट कैन सेंड द रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट्स ऑफ द इंडिया टू डिसॉल्व द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के हिसाब से, तो फिर प्रेसिडेंट ये सारे को डिसॉल्व कर सकती है, गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकती है कि यार ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। द प्रेसिडेंट देन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इम्पोज द प्रेसिडेंशियल रूल इन द स्टेट। प्रेसिडेंट रूल मतलब प्रेसिडेंट का खुद का रूल, ठीक है, उसके बेसिस पर ये टर्म यूज़ करके वो पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, छुट्टी दे सकते हैं। मतलब ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द
governor, administrative of the state. For the purpose of the smooth functioning of the legislative assembly, the speaker and the deputy speakers are elected by the member from the amongst themselves. लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर से ही स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर्स का चुनाव होता है. The member of the legislative council are elected from among the institutions of the local self-governor, registered graduate teachers of the secondary, higher secondary by the electoral. जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में से सिलेक्ट किए जाते हैं. वो शायद ग्राम पंचायत के मेंबर हो सकते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नर्स, रजिस्ट्रेशंस ग्रेजुएट्स हो सकते हैं, या फिर टीचर सेकेंडरी स्कूल के या हायर सेकेंडरी के इलेक्टोरल्स हो सकते हैं. टू बी एलिजिबल एज अ गवर्नर मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल द कैंडिडेट शुड बी 30 years और द मोर एंड मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ द इंडिया. आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर अगर फ्यूचर में बनना है तो उसके लिए आपको 30 साल का होना पड़ेगा या फिर उससे ज़्यादा, या फिर आपको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा. लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ द परमानेंट हाउस. लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे परमानेंट हाउस है, सेम राज्यसभा जैसा रूल होता है. यहाँ पे उनकी टर्म 6 साल की होती है और 2/3 मेंबर एवरी 2 years पे रिटायर होते हैं. स्टेट हैज़ टू डिसाइड वेदर टू कीप द लेजिस्लेटिव काउंसिल और नॉट. और स्टेट डिसाइड करता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को रखना है या नहीं रखना है. गुजरात के पास कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है. लाइक लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ मोर पावर. लेजिस्लेटिव असेंबली के पास मोर पावर होती है. लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट्स के लिए एक्चुअली लोकसभा ही हो गया. ऑर्डिनरी एज वेल एज द मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन इट, जिसके अंदर ऑर्डिनरी और मनी बिल को पास किया जाता है. आफ्टर द बिल पास थ्रू द वेरियस स्टेप्स दे आर सेंटेड टू गवर्नर फॉर द असेसमेंट. पूरे इंडिया के बिल के लिए वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और स्टेट के बिल के लिए वो गवर्नर के पास जाता है. आफ्टर गवर्नर साइन इट, बिल बिकम द एक्ट, और बिल फिर हिसाब से लॉ बन जाता है, एक्ट बन जाता है. एग्जीक्यूटिव देखते हैं. मोस्ट इफिशिएंट एंड द इफेक्टिव एंड द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिव. सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बता रहा है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव. ये काम करवाना कोई इजी काम नहीं है. यूनियन एग्जीक्यूटिव मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंप्राइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड ब्यूरोक्रेट्स. यूनियन एग्जीक्यूटिव में ये सब आ गए. पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एम्प्लॉय आर इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पीपल. पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं गवर्नमेंट के, वो डायरेक्टली लोगों के कॉन्टैक्ट में होते हैं. पीपल आर इन्फ्लुएंस बाय द वर्क, और लोग उनके काम को देखते हैं और उसी हिसाब से फिर ऊपर वाली पार्टी को जज करते हैं. द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट द लॉ फ्रेम बाय द लेजिस्लेटिव. एग्जीक्यूटिव जो लॉ लेजिस्लेचर ने बना है उनको फॉलो करवाने का काम करते हैं, जिसके अंदर पुलिस आ गई. द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कैरीड आउट द वर्क फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और प्लानिंग डन बाय द गवर्नमेंट, कीपिंग इन व्यू, एस्पायरिंग एंड एक्सपेक्टिंग ऑफ द पीपल. यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो जो लॉ बना है, पॉलिसी बनाई है या प्लानिंग बनाई है गवर्नमेंट ने लोगों के लिए, वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाती है, इनको एस्पायर करवाती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कनेक्शन में रहे. द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चेंज एवरी 5 year और इफ़ द पावर इज़ गिवन अप. देखने जाएंगे तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं एवरी 5 साल बदलते रहते हैं, वेरस जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होते हैं वो परमानेंटली अपॉइंट किए जाते हैं और वो परमानेंट बॉडी होते हैं. हावेवर जो रिटायरमेंट एज होती है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट्स की, वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है. बिफोर द रिटायरमेंट इफ़ दे मिसबिहेव, अगर उनके रिटायरमेंट से पहले अगर वो ख़राब बिहेव करते हैं या फिर काम में चोरी बताने लगे हैं या फिर कुछ और रीजंस है जो इलीगल काम कर रहे हैं या कोई क्राइम कर रहे हैं, तो दे कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट आफ्टर फॉलोइंग प्रिस्क्राइब इंक्वायरी प्रोसीजर. कुछ इंक्वायरी की जाती है और उसके बाद फिर उनको काम से निकाल दिया जाता है. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर द मेंबर बिलोंग टू द एनी पॉलिटिकल पार्टी. और पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, वो कोई भी पार्टी से बिलोंग कर सकते हैं. देयर मेन फंक्शन इज़ टू गेट द इलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल ऑनेस्टी ऑफ द पार्टी. उनका मेन क्वालिफिकेशन ये होता है कि उनका इलेक्शंस होना चाहिए उनकी ऑनेस्टी के ऊपर, उनकी पार्टी में से, पब्लिक चॉइस के थ्रू या फिर पब्लिक ओपिनियन के थ्रू, और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस एज वेल एज पासिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो परमानेंट बॉडी होता है. द सर्विस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इज़ नोन एज अ सिविल सर्विस. और उनकी जो सर्विस का टर्म होता है वो है सिविल सर्विस. और सिविल सर्वेंट जनरली हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आ गए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट एंड मिनिस्टर एज पर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स. प्रेसिडेंट के बारे में देखते हैं. प्रेसिडेंट कब बना जा सकता है, प्रेसिडेंट की फंक्शन क्या है, उनके पावर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशंस इंडिया का हेड है, ठीक है. जैसे स्टेट का हेड चीफ मिनिस्टर था, वैसे करके इंडिया का हेड जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं. All the executive power of the federal government is given to the president by the constitution. Constitution के थ्रू president को बहुत सारे rights दिए जाते हैं. All the administration of the central government
इज़ कैरिड आउट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, और जो भी कार्यवाही होती है वो प्रेसिडेंट के नाम के मतलब जहाँ पे नीचे सिग्नेचर होती है वहाँ पे हर जगह पे प्रेसिडेंट होती है, हर जगह उनके नाम पे सारे जो अफेयर्स होते हैं, जो भी बिल्डिंग बनती है वो उनके नाम पे बनाई जाती है। ही इज़ द हेड ऑफ द नेशंस एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और वो नेशंस के हेड होते हैं और वो फर्स्ट सिटीजन होते हैं रिपब्लिक इंडिया के, आज़ाद इंडिया के। क्वालिफिकेशन देखते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। दैट पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, उनकी एज 35 ईयर या उससे अबव होनी चाहिए। कहीं भी गवर्नमेंट ऑफिस में सैलराइड एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी ऑफिस प्रॉफिट के लिए बुक नहीं कराई होनी चाहिए। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कहीं भी हाउस में, पार्लियामेंट्री हाउस या स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर नहीं होने चाहिए। द प्रेसिडेंशियल इलेक्टेड इनडायरेक्टली कैरिड आउट बाय द मेंबर ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर इलेक्टेड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रेसिडेंट का चुनाव दोनों हाउस के पार्लियामेंट के अंदर से और स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर करते हैं, उनका इनडायरेक्टली चुनाव होता है। प्रेसिडेंट 5 साल के लिए बैठते हैं एंड द कॉन्टेस्ट इलेक्शन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, और फिर उनका जो इलेक्शंस का काम है वो 5 साल के बाद ख़त्म होता है। When the president is in power, neither the criminal case can be framed against him or nor an order of the arrest or imprisonment can be issued। एक बारी प्रेसिडेंट बन जाने के बाद कोई भी क्रिमिनल केसेस उनके नाम के ऊपर फ्रेम नहीं हो सकता, उन्हें ना अरेस्ट किया जा सकता है, ना कोई भी इम्प्रूवमेंट इशू किया जा सकता है। फंक्शन एंड देन पावर देखते हैं। ही अपॉइंटेड द लीडर ऑफ द पार्टी हु हैज़ गेन द मेजॉरिटी इन द जनरल इलेक्शंस एज अ प्राइम मिनिस्टर। वो जो भी जीतता है इलेक्शंस उसमें से प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। देन विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करने के बाद वो बाकी सारे मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर की रचना करते हैं, बनाते हैं, उन्हें चूज़ करते हैं। ही एडमिनिस्ट्रेट द ओथ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द पोर्टफोलियो टू द मिनिस्टर। वो उनके सामने प्रतिज्ञा एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, प्रतिज्ञा लेने के लिए बोलते हैं सब मिनिस्टर को, एंड पोर्टफोलियो उनको हैंड ओवर करते हैं। एज लॉन्ग एज कैबिनेट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी मेंबर ऑफ द लोकसभा, द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द कैबिनेट। अगर कैबिनेट एंजॉय कर रहा है ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ वोट लोकसभा से, तो फिर प्रेसिडेंट उन्हें नहीं हटा पाएंगे। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री की रक्षा के जो मंत्री होते हैं, मेन हेड होता है, वो भी प्रेसिडेंट ही होते हैं। प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर द वॉर एंड सीज द वॉर और द कंक्लूड द ट्रेटी विद द अदर कंट्री। प्रेसिडेंट के हाथ में होता है कोई वॉर होगी या नहीं होगी, या फिर किसी कंट्री के साथ पीस ट्रेटी साइन करनी है और क्या कोई अदर कोई ट्रेटी साइन करनी है, वो सब चीज़ें प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। He appoint the judge of the Supreme Court and the High Court and the governor of the state, attorney generals, controllers, auditory generals, ये सब bodies की रचना वो खुद अपॉइंट करते हैं। He appoints the head of the डिफेंस फोर्स के हेड को अपॉइंट भी यहाँ पे प्रेसिडेंट ही करते हैं। ही अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड एम्बेसडर्स ऑफ द वेरियस नेशन। अलग अलग नेशंस के एम्बेसडर्स वो चूज़ कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, और चेयरमैन जो यूनियन पब्लिक सर्विस के जो चेयरमैन है वो खुद अपॉइंट कर सकते हैं। 10 वास्ट अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो देखने जाएंगे तो प्रेसिडेंट के हिस्से में बहुत सारे काम होते हैं, एंड ही कैन ग्रांट अ पार्डन और रिड्यूस द सेंटेंस ऑफ कन्विक्टेड पर्सन। अगर वो चाहे तो किसी क्रिमिनल के सज़ा को भी कम करवा सकते हैं। इट्स इम्प्लीमेंटेशंस और कैन बी चार्ज द नेचर ऑफ द पनिशमेंट, या फिर पनिशमेंट के नेचर को भी बदल सकते हैं। मतलब जो तरीका अपनाया है, मतलब फांसी की जगह पे उम्र कैद, वैसे करके वो टर्म चेंज करके उसकी पनिशमेंट को रिड्यूस भी कर सकते हैं। ही समन द सेशन ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दोनों पार्लियामेंट के हाउस को बुलाने के लिए अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो रहा है, दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट या फिर मन मुटाव हो रहा है, तो फिर वो एक जॉइंट सेशन भी बुलवा सकते हैं। एंड ही कैन डिज़ोल्व इवन द लोकसभा को चाहे अगर लगे कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहे तो डिज़ोल्व भी कर सकता है। इफ़ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द सिक्योरिटी ऑफ द इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी इज थ्रेटन बाय द वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशंस और द आर्म रेबल, प्रेसिडेंट को लगे कि जो इंडिया की सिक्योरिटी है वो स्टैक के ऊपर है, टेरिटरी है, वो आजू बाजू से खतरे में है, वॉर जैसे हालात है, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशंस है, या फिर कोई आर्म रिबेलियन है, तो वो ऐसी सिचुएशंस में इमरजेंसी पूरे इंडिया के अंदर लागू करवा सकते हैं, अलग अलग पार्ट के अंदर भी। द डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी कैन नॉट बी चैलेंज इन दैन कोर्ट, और जो इमरजेंसी है वो कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं की जा सकती। आप उसके लिए प्रेसिडेंट को कोर्ट में नहीं लेके आ सकते। Based on the report of the governor of the president can declare the constituent emergency in that state। लॉकडाउन जैसी इमरजेंसी
कॉन्स्टिट्यूएंसी इमरजेंसी भी प्रेसिडेंट यहाँ पे लागू कर सकते हैं। इसके लिए आप खिलाफ उसके खिलाफ प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भी लॉ नहीं डाल सकते, उन्हें इश्यू नहीं कर सकते, इन्हें इशू नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कंप्लेन नहीं कर पाओगे। ही कैन एस्टैब्लिश द प्रेसिडेंशियल रूल बाय डिसॉल्विंग द स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर। प्रेसिडेंट रूल का इस्तेमाल करके वो स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर को डिसॉल्व कर सकते हैं, छुट्टी दे सकते हैं। इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस सैलरी ऑफ ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल। फाइनेंशियल इमरजेंसी के थ्रू प्रेसिडेंट चाहे तो लोगों के पैसे कट भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जजेस के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। दो द प्रेसिडेंट हैज़ अ वास्ट एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, though all the administrative can be considered in the hand of the president only and done in the name only। प्रेसिडेंट के हिस्से एग्जीक्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया को चलाने के बहुत सारे पावर होते हैं। सो प्रेसिडेंट अकेले ये चीज़ नहीं हैंडल करते, लेकिन ये सब चीज़ें उनके पूरे देखने जाएंगे तो उनको एडवाइस करने के लिए बहुत सारी मिनिस्ट्री होती है, एंड ये सब चीज़ें उनके नाम के अंदर ही होती है, उनके नाम पे ही सब चीज़ें चलाई जाती है, लॉ बनाया जाता है। इन रियलिटी प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल मिनिस्टर एंजॉय दिस पावर, और रियलिटी में ये सारे पावर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर एंजॉय करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट देखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, प्रेसिडेंट एब्सेंट हो, तो ये सब चीज़ें वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म करते हैं। एंड द वाइस प्रेसिडेंट एक्शन इज कैरिड आउट बाय द मेंबर ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, और दोनों पार्लियामेंट के हाउस ने इनके जो काम है वो एक्सेप्ट करती है। द टर्म पीरियड ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट वो भी 5 साल का होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो जनरली राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। द प्रेसिडेंट सबमिटेड हिज रिजाइन टू द वाइस प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को ही दे सकता है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड माने जाते हैं, रियल हेड माने जाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द पार्टी हु हैज़ अचीव द मेजॉरिटी इन द जनरल इलेक्शंस। प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली पार्टी के हेड होते हैं जनरल इलेक्शंस के टाइम में। ही अपॉइंटेड द फॉर्मली बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर और जनरली प्रेसिडेंट के द्वारा चूज़ किए जाते हैं, एंड फिर मिनिस्टर टू द कैबिनेट आर अपॉइंटेड एज पर द काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की मदद से उनकी राय लेकर उनकी मिनिस्ट्री को रेडी करते हैं। He distributed the portfolio and any minister either to taken and left or continue to be cabinet is decided by the prime minister। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन से मिनिस्टर को लेना है, कब उनको छुट्टी देनी है, कब निकालना है, कब कंटिन्यू करवाना है, ये सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की होती है। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, और वो कैबिनेट की मीटिंग को प्रिसाइड कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट के अलग अलग डिपार्टमेंट के क्या काम हो रहे हैं, ये सब चीज़ों का लुक आफ्टर भी कर सकते हैं। ही टेक द पाइवोटल डिसीजंस, वो चाहे तो इंस्टेंट डिसीजंस भी ले सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द प्लानिंग कमेटी एंड विच इज़ नोन एज द पॉलिसी कमिश्नर। प्राइम मिनिस्टर को पॉलिसी कमिश्नर भी बोला जाता है, क्योंकि उनकी पूरी प्लानिंग कमीशन होती है। ऐसे नहीं कि आज ही आइडिया आया और वो इम्प्लीमेंट कर दिए, पूरी मिनिस्ट्री बैठ के वो सोचती है, डिसाइड करती है। देर आर द 3 लेवल ऑफ द मिनिस्टर अंडर प्राइम मिनिस्टर। एक तो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, स्टेट मिनिस्टर होता है और डेप्यूटी मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर के अंदर भी 3 लेवल होते हैं। प्राइम मिनिस्टर शुड बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, और प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का हो सकता है। द मिनिस्टर आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मिनिस्ट्रीज एंड द डिपार्टमेंट। जो मिनिस्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने डिपार्टमेंट की क्वेश्चनिंग के लिए। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू लोकसभा। इफ द लोकसभा रिजेक्ट द पॉलिसी ऑफ द government on the particular issue, it is not only responsible minister for that subject but whole the council of the minister must accept the responsibility of resign। अगर लोकसभा जो पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट है पर्टिकुलरली इश्यू पे रिजेक्ट कर रही है, तो दैट मीन्स वो पूरा फॉल्ट पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट को जाएगा। अभी सपोज टू भी एग्जांपल लेके समझाते हैं कि अगर सपोज टू भी कोई एक मिनिस्ट्री का कोई अप्रूवल रखा है और लोकसभा ने बोल दिया कि नहीं है, हम लोग को पसंद नहीं है यार, वापस भेज दो ये सब चीज़ें, तो पर्टिकुलरली वही डिपार्टमेंट को क्वेश्चन किया जाता है, वही मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को। सपोज अभी हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज़ है तो वो डिपार्टमेंट को आंसरेबल देना पड़ता है। अगर वो रिज़ाइन कर रहे हैं तो पूरी मिनिस्ट्री को रिज़ाइन करना पड़ेगा। स्टेट एग्जीक्यूटिव देखते हैं द गवर्नर। गवर्नर एक्चुअली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के एडवाइस के अंदर एंड हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिनके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द पर्सन्स एज अ गवर्नर ऑफ अ मोर देन 1 स्टेट। एक ही गवर्नर 2 या 3 स्टेट का भी हो सकता है। एनी सिटीजन जो 35 ईयर्स या उसके अबव है और उनकी टाइम बैठने की टाइम उनके स्टेट संभालने के जो टैनर है वो है 5 ईयर। हावेवर he hold office during the pleasure of the president and can be removed from the office even before the expiry of his term। उनकी खुद की ऑफिस होती है वहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर। प्रेसिडेंट चाहे तो उन्हें एक्सपायरी डेट से पहले भी रिमूव कर सकते हैं। ही कैन ऑल्सो भी ट्रांसफर टू द एनी अदर स्टेट एज अ गवर्नर, या फिर उनको किसी और स्टेट के अंदर गवर्नमेंट बना के भेजा जा सकता है। द गवर्नर ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फॉर्म द हेड ऑफ द स्टेट।
जो गवर्नर होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल और द फॉर्मल हेड माने जाते हैं स्टेट के, क्योंकि जैसे ही प्रेसिडेंट का हिस्सा है पूरे नेशन के लिए, वैसे ही स्टेट के अंदर गवर्नर की इतनी इम्पैक्ट होती है। जो सारे एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के वो उनके हाथ में होते हैं। ये चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं हु हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी, जिनकी क्लियर मेजॉरिटी है जिनकी पार्टी की, उसमें से गवर्नर चीफ मिनिस्टर को डिसाइड करते हैं। ही अपॉइंटेड द अदर मेंबर ऑफ द काउंसिल मिनिस्ट्री ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। और सेम वे जैसे प्रेसिडेंट करते हैं वैसे यहाँ पे जो गवर्नर होते हैं वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के अंदर फिर बाकी सारे मेंबर्स को चूज करते हैं। ही अपॉइंट द एडवोकेट जनरल एंड चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड यहाँ पे वो एडवोकेट जनरल जो चेयरमैन है या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमिश्नर है, उनके एडवोकेट्स हैं, उनके पर्सन है, वो भी अपॉइंट कर सकते हैं। ही कंसल्ट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट को भी मदद कर सकते हैं हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके चॉइस के लिए। गवर्नर हैज़ अ सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव पावर। ही समन एंड द प्रोपोक्यूल्स सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव। चाहे तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव की जो प्रोसीजर है, उनकी फंक्शनिंग है, उनके लिए भी उन्हें समन बुलवा सकते हैं कि क्या कर रहे हो। ही कैन डिसॉल्व द स्टेट असेंबली बिफोर द एक्सपायरी इट फुल टर्म। वो स्टेट असेंबली को पहले से ही एक्सपायरी होने के पहले ही डिसॉल्व कर सकते हैं, छुट्टी दे सकते हैं। ही कैन ऑल्सो इशू द ऑर्डिनेंस। अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव कैन बिकम द लॉ ओनली आफ्टर द गवर्नमेंट असेंटेड टू ई। ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है कि जब दोनों हाउसेस छुट्टी पे होते हैं, ब्रेक पे होते हैं, तो एक पेपर जैसा जारी किया जाता है। जब वो आने के बाद दोनों एक्सेप्ट करते हैं तो उसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। दोनों हाउस एक्सेप्ट करते हैं तो उसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। बिल पासेस बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव कैन बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर द गवर्नर असेंट्स टू। और फिर वो जो बिल होता है स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर जब गवर्नर उसे साइन करते हैं तभी वो लॉ बनता है। द पोजीशन ऑफ द गवर्नर इन स्टेट इज़ द सिमिलर टू दैट्स ऑफ द प्रेसिडेंट इन द सेंटर। मैंने अभी बोला आपको, इंडिया के अंदर जैसा रोल प्रेसिडेंट का है वैसे स्टेट के अंदर सेम रोल गवर्नर का होता है। हिज पावर आर एक्चुअली एक्सरसाइज बाय द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। और उनकी जो पावर होती है एक्चुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो हेडेड होती है चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर के नीचे पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है। सेम प्राइम मिनिस्टर के नीचे जैसी उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है वैसे ही सेम तरीके से। बट द गवर्नर कैन एक्सरसाइज द सर्टेन पावर इंडिपेंडेंटली ऑल्सो। लेकिन यहाँ पे गवर्नर को कुछ इंडिपेंडेंट पावर भी दिए जाते हैं। नॉर्मली जो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो होते हैं चांसलर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट। जनरली वो एक्स ऑफिसर्स भी हो सकते हैं। गवर्नर कैन बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। गवर्नर कोई भी पार्टी से बिलोंग करते हो सकते हैं। बट आफ्टर अज्यूमिंग हिज पोस्ट द गवर्नर हैज़ टू परफॉर्म हिज ड्यूटी फॉर्मली एंड इम्पार्शली। लेकिन इन स्पाइट ऑफ द अदर पार्टीज बिलोंगिंग, वो अलग पार्टी से भी बिलोंग करते हो फिर भी उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पार्शली निभानी पड़ेगी। आगे की पढ़ाई हम लोग पार्ट 3 में करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।